वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट माहम नदीम और आप देख रहे हैं शोबिज़ राउंडअप। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट एंड मीडिया पर्सन इकबाल जमील सर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शोबिज़ राउंडअप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? फाइन, एवरीथिंग इज ओके। सर बहुत खुशी हुई आपको शो पे बुला के। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो यू वेलकम। सर चलिए आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सर आप जैसे इस अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो लाइक सर आप आना ही इस फील्ड में चाहते थे या इत्तेफाकन आप आ गए? मतलब मेरी कभी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में आता। मेरे कभी ये डिज़ाइन नहीं था। हाँ, मैं ये ज़रूर चाहता था कि मैं एक प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट बनूं, इसलिए कि मुझे थोड़ा सा शौक़ था अखबार पढ़ने का। मैं अखबार वहाँ तक पढ़ता था जब शुरू से लेके और आखिर तक कि ये किस प्रिंटर के हाउस से पब्लिश हो गए आपके हाथों तक पहुँचा है। आई नेवर वॉन्टेड टू बी ए जर्नलिस्ट। ये वो कि जब मैं पीटीवी में गया तो एक ऐड आया, मास्टर्स करने के बाद बैठे हुए थे हम भी, एक ऐड आया पीटीवी का। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार इसमें क्या असिस्टेंट प्रोड्यूसर का उसमें रिक्वायरमेंट थी और मास्टर्स में फुलफिल कर रहा था, लेकिन मैंने अप्लाई नहीं किया। आई वांटेड टू बी ए प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट, लिखना चाहता था मैं। लेकिन 6 महीने के बाद मैंने देखा दोबारा आया ऐड, तो मैंने कहा अच्छा शायद ये लोग मुझे ही तलाश कर रहे हैं, तो इट्स बेटर तो आई शुड अप्लाई। मैंने अप्लाई किया और अल्लाह का शुक्र ये था कि मैं सेलेक्ट हो गया। और मैं जो सेलेक्ट हुआ उसके अंदर भी ये था कि देयर वर 1300 कैंडिडेट्स। आखिर में कोई 12 शॉर्टलिस्ट हुए और कराची से आई वाज द ओनली वन हु वाज सक्सेसफुल कैंडिडेट। तो ये पीटीवी का सफर इस तरह शुरू हुआ मेरा। उसके बाद मैं न्यूज़ में आ गया, कुछ अर्से करंट अफेयर्स में काम किया। जब न्यूज़ में आया तो न्यूज़ के चैलेंजेस, और तब जाके ये पता चला कि यार कि कितनी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट रखता है। और चाहे कोई भी लोग कुछ कहें, उस वक्त एक टीवी चैनल हुआ करता था लेकिन 100% रेटिंग होती थी इस वक्त। जो पीटीवी का खबरनामा था, मतलब गवर्नमेंट सर्कल्स में तो देखा ही जाता था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सर्कल, क्या वो मीडिया हो, क्या वो सेलिब्रिटीज हो, क्या वो आम बिजनेसमैन हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, दे ऑल वर ग्लू होते थे। और इसलिए आपको पता उसकी मैं रेटिंग की बात ये बताता हूँ कि उस वक्त पीटीवी के खबरनामे के लिए इश्तिहारात की बुकिंग आती थी, लेकिन खबरनामे के बीच में हम कोई ब्रेक नहीं देते थे। तो पीटीवी की मैनेजमेंट ने कहा कि हम इसके लिए कोई पैसे नहीं लेंगे। हालांकि बहुत सारी बिड्स आई कि आप जनाब हमें ये मौका दीजिए कि इसके अंदर हम अपने इश्तिहार चलाएं, लेकिन नहीं, मना कर दिया गया। इसलिए कि जो उसका जो कंटेंट हुआ करता था वो 6 या 7 आदमी के हाथों से गुजर के जाता था। पीटीवी के खबरनामे का कंटेंट ये होता था, मैं और आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ये गुफ्तगू को भी दूसरे दिन रिकॉर्डिंग दिखाई जाती थी कि किस जुमले को प्रोनाउंसिएशन मैंने कैसे किया और आपने कैसे किया। सुपरवाइजर्स होते थे जो उसको चेक करते थे, 5 आदमी इसको स्क्रिप्ट चेक करते थे। और आपको यकीन नहीं आएगा कि जब खबरनामे, उस जमाने में कंप्यूटर, जब खबरनामा टाइप हुआ करता था और खबरनामा जब बनता था तो उसकी 5 कॉपियां बनती थी। एक डायरेक्टर न्यूज के पास जाती थी, एक प्रॉम्प्टर आ गया था तो प्रॉम्प्टर के पास जाता था, 2 न्यूज कास्टर्स के पास जाता था और एक उस आदमी के पास जाता था जो प्रॉम्प्टर पे जाता था। और वो इतना मोटा होता था खबरनामा, इतना मोटा खबरनामा होता था। वो डिवाइड किया जाता था कि नंबर 1 will be read by so, number 2 will be read by this gentleman. So it was an hectic thing. And now अब चीजें बहुत आसान हो गई, बहुत ज्यादा, एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी बढ़ गया है। लेकिन वो जो गोल्डन डेज थे खबरनामे का, वो बड़ा होता है। मैं आपको ये बताऊं कि एक कंपटीशन हुआ एशियन कंट्रीज के अंदर कि आज मिसाल के तौर पे ले लीजिए, आज 22 अक्टूबर है। 22 अक्टूबर के खबरनामे में पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बैंकॉक, फिलीपींस, इन मुल्कों का कंपटीशन हुआ कि किसका खबरनामे में कौन सी एक ऐसी खबर है जो किसी और के पास नहीं थी। पीटीवी को उसमें सेकंड प्राइज मिला, इसलिए कि पीटीवी के पास एक ऐसी खबर थी जो किसी चैनल ने रन की थी और वो वियतनाम की जंग के मुतालिक थी। सो वहां लोग मतलब दे वर वेरी प्रोफेशनल एंड दे यूज्ड टू रियली टॉक अबाउट दैट कि यार जो प्रोफेशनलिज्म है इस पे देयर वाज नो कॉम्प्रोमाइज।
अच्छा, तो सर दूसरा सवाल ये कि सर आप जब वर्क के थ्रू काम मतलब इंटरनेशनली ट्रैवल करते होंगे या करते हैं, तो आपने वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में क्या डिफरेंस नोट किया है? लाइक कैसे लोग होते हैं न्यूज़ के उस पे या वैसी नॉर्मल लाइफ में, कैसे लाइक क्या देखिए डिफरेंस? एक बात सुने, मतलब हर कंट्री के कल्चर उसका नाम क्या वैल्यूज होती हैं। कहते हैं कि अगर किसी मुल्क की तरक्की को आपको देखना है तो उस मुल्क का ट्रैफिक देख लीजिए कि किस मुल्क का ट्रैफिक कितना ऑर्गेनाइज्ड है। द मोर द ट्रैफिक इज ऑर्गेनाइज्ड, द मोर द पॉपुलेशन, द पीपल ऑर्गेनाइज्ड। बात दरअसल ये है कि वी आर अ ग्रेट नेशन. I don't want to say about that. I'm not a pessimistic person, and still I'm very, very sure about that. I'm an optimistic person. Pakistan has got tremendous resources. It has got resources 22 करोड़ लोग. आप ये देख लीजिए क्या. और अभी एक सर्वे हुआ था जिसके अंदर ये कहा कि पाकिस्तान के लोग सबसे ज्यादा मतलब खुश मिजाज है. खुश मिजाज मतलब दे आर हैप्पी गो लकी पर्सन. तो ये रिसर्च क्या हुई? ठीक है, हमारी यहाँ पॉवर्टी लेवल होगा, लेकिन खुश मिजाज क्यों है? इसलिए कि हम लोग उन चीजों में नहीं है जो वेस्ट पड़ा हुआ है. हमारे यहाँ ड्रग का इतना इश्यू नहीं है जितना है. हमारे यहाँ सुसाइड रेट इतने ज्यादा नहीं है. हमारी जो ब्रोकन फैमिली नहीं है. वी स्टिल knitted with the families. So इसलिए खुशहाल हम इसलिए ज्यादा है. खुशहाल से मुराद ये नहीं है ज़हनी खुशहाली कि आपकी जहन में क्या बात है. पाकिस्तान वाज द डबिंग वाज द मोस्ट कॉमेडी. बहुत खुश रहने वाले लोग हैं. वो इसलिए हैं कि हम इनर के साथ सेटिस्फाइड हैं. हाँ, तो काश अगर हम दो चीजें सीख लेते हैं, लाइन लगाना सीख लें, क्यू लगाना सीख लें, और दूसरा हम सिग्नल पे रुकना सीख लें. इसलिए कि सिग्नल पे जो आदमी नहीं रुकता तो समझ लीजिए कि इट्स जस्ट जो ट्रैफिक की कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसमें ब्रेकिंग इज ए सिग्नल इज जस्ट लाइक किलिंग ए पर्सन. कि आपने किसी आदमी को जान से मार दिया. सो दैट काइंड ऑफ थिंग अगर हम में आ जाए. देखिए नेचुरल रिसोर्सेज है. पीपल आर हार्ड वर्किंग. आप ये जाके देखिए कि ये दुबई की तरक्की में या बहुत सारे मुल्कों की तरक्की में पाकिस्तानी लेबर ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है. सो वी नीड टू थोड़ा बहुत तब्दीली होता है. दुनिया के हर मुल्क में होता है, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है. मेरा अपना जाती ख्याल है कि लोगों में पेशेंस आ जाए थोड़ी सी. पेशेंस बहुत जरूरी है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम पेशेंस ऑल्सो ये है कि building a character, and building a character comes from the family. माँ बाप, उसके बाद टीचर. दुनिया का छोटा सा मुल्क है फिनलैंड. दुनिया का छोटा सा मुल्क है. 12 लाख सिर्फ आबादी है. एजुकेशन सिस्टम नंबर 1 है दुनिया में. वाई? अमेरिका 20th नंबर पे है. फिनलैंड इज नंबर 1. इसलिए कि सिस्टम वहां 7 साल से पहले कोई स्कूल नहीं जाता. पहले वो कहते हैं कि पहले माँ बाप को कहते हैं कि एटीट्यूड सिखाओ और बिहेवियर सिखाओ, उसके बाद देन कम टू स्कूल. सो नेशंस ऐसे बनती हैं. हमारे यहाँ थोड़ा सा इसलिए कि वेरी ट्रेजेडी आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद ऐसी कोई डायरेक्शन कोई खास मिली नहीं. बस इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी. दुआ कीजिए, हम भी करते हैं और आप भी करते हैं. सर इसी के साथ हम लेते हैं ब्रेक. वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं शोबिज राउंड अप. तो सर आपसे गपशप का सिलसिला जारी रखते हैं. तो सर आपका सबसे मजेदार झगड़ा आपके पूरे करियर में पुलिस से हुआ हो या किसी से जो आपको याद रह गया, आज भी आप हंसते हो, एक जो होता है मेमोरेबल झगड़ा? एक्चुअली बात ये है कि मैं झगड़ालू आदमी नहीं हूँ. आई डोंट बिलीव इन झगड़ा. इसलिए कि डायलॉग इज द मेन थिंग. अगर बहुत सारी दुनिया की बड़ी डिप्लोमेसी एंड डायलॉग से बड़े मसले हल जाते हैं. पुलिस वालों से अक्सर झगड़े रहे, बहुत झगड़े रहे हैं. वो तंग करते हैं. वो तंग करते हैं. नहीं, वो एक्चुअली ये होती है कि जनाब अपना कार्ड दिखाएं, अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाएं, और उसका नाम क्या, वही बात है कि जनाब आप किस इदारे से, भाई आपको बता दिया कि हम PTV से हैं या हम दुनिया टेलीविजन से हैं. लेकिन इस टाइप के कोई खास
मेरी झगड़ा कभी किसी से नहीं हुआ, इसलिए कि आई गॉट ए कंप्रोमाइजिंग नेचर। और मैं लोगों से भी हमेशा यही कहता हूँ कि देखिए लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, बहस वगैरह भी नहीं। डायलॉग बहस वगैरह बहुत हुई है। अच्छा। काफी बहस हुई है, क्रिकेट मैचेस के दरमियान बहुत बहस हुई है। एक हमारे एक साथी थे कि हम पाकिस्तान और उसका नाम क्या 1996 का वर्ल्ड कप हो रहा था कराची के नेशनल स्टेडियम में, हमारे एक साथी को एक पुलिस वाले ने दुर्गत बना दी, पीट दिया उसको। और पुलिस वाले का वर्जन ये था कि जनाब ये इसने गाली दी है मुझे, माँ की। सो मतलब इस टाइप की चीजें हम भी आ गए, हमसे भी उनसे बड़ी वो हुआ। और उसका नाम क्या, हालांकि मैं स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, स्टेट के टेलीविजन में था, लेकिन फिर भी मैंने साथ दिया और हम भी हड़ताल हो गई और हम हड़ताल में बैठ गए। पुलिस वालों ने हमें भी गर्दन से पकड़ा, हाँ, और उसका नाम क्या स्टेडियम से बाहर फेंकने की कोशिश की। अच्छा। हमने कहा हाँ, इसलिए कि देयर वाज अ मॉब ऑन दैट। तो और क्रिकेट का क्राउड भी था, लोग पहचानते भी थे, तो उन्होंने आके हमें बचाया बहुत। अच्छा। लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो जो उसके बाद वो पुलिस वाले थे वो खुद आया, खुद प्रेस बॉक्स में आया और उसने इंडिविजुअली तमाम जर्नलिस्ट से माफी मांगी। इसलिए कि उस वक्त एक मॉब की कैफियत थी, धक्कम पेल हुई, उसमें काफी जर्नलिस्ट गिरे भी। मैंने कई लोगों को उठाया, जिस वक्त मैं उठाने लगा तो मुझे लगा किसी ने मेरी शर्ट को पकड़ के खींचा। आई जस्ट मूव्ड ऑन लाइक दैट एंड आई सॉ हु इज दैट, देयर वाज अ पुलिसमैन डूइंग इट। सो इट्स वो अपनी काम कर रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे, लेकिन इट गोज ऑन लाइक दैट। क्रिकेट का मैच था, यहाँ पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका था। एक नामी ग्रामी जर्नलिस्ट की बड़ी पिटाई की उन्होंने। अच्छा। या तो ये होता रहता है, दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। ठीक है सर, हाउ डू वी सी इंटरनेशनल कंटेंट? इंटरनेशनल कंटेंट इन व्हाट, इन टर्म्स ऑफ फिल्म, इन Film, टर्म्स ऑफ web series. देखें वेब टीवी और देखें कि जो फ्री मीडिया हो गया है, व्हाट यू कॉल द ग्रोथ ऑफ द सिटीजन जर्नलिज्म। फिल्म में तो वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत आगे है, बहुत। ईरानियन फिल्म्स आर ग्रेट, जर्मन फिल्म्स, फ्रेंच फिल्म्स, हॉलीवुड फिल्म्स आर वेरी ग्रेट और उनका कंटेंट बहुत ही अच्छा है। मैं आपको खूबसूरत एक चीज ये बताता हूं कि एक फिल्म थी फॉरेस्ट गंप, टॉम हैंक्स की। टॉम हैंक्स की जब ये पहली मर्तबा आया था, एक फिल्म थी बिग के अंदर वो ये था कि उसी वक्त मुझे लगा कि यार ये बड़ा बड़ा एक्टर बनेगा। टॉम हैंक्स जब फॉरेस्ट गंप के अंदर आया और उससे रोल किया, उसको ऑस्कर मिला, ऑस्कर अवार्ड, और इमैकुलेट एक्टिंग की। उसका एक सीन है, मैं कंटेंट की बात बता रहा हूं कि हाउ इंपॉर्टेंट इज द कंटेंट। उसमें एक डायलॉग होता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, वो ऊपर सीढ़ी पे चल रही है और वो इसको कहता है। टॉम हैंक्स का रोल उसमें एक ऑटिज्म बच्चे का था। अच्छा। एक हल्का सा रिटार्डेड दिखाया था उसको, जहनी तौर पे थोड़ा सा वो डाउन था। तो वो उसको कहता है, जब वो ऊपर जाता है, जेनी, कैमरा कट्स बैक, क्लोज शॉट जेनी का आता है, फिर टॉम हैंक्स का आता है। टॉम हैंक्स उसको देख रहा है, फिर कट बैक करता है कैमरा जेनी पे और ओवरलैप हो रही है ऑडियो, जेनी वुड यू लाइक टू मैरी मी। कैमरा कट बैक होता है, उसको दिखाया वो हल्का सा शर्मा रहा है और थोड़ा सा तजस्सुस में है और ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं मेरी बात इसको ये पसंद आएगी नहीं आएगी। फिर रिपीट करता है, क्लोज शॉट, वेरी क्लोज शॉट ऑफ टॉम हैंक्स, and then he says the director is trying to create give importance to that dialogue। वो कहता है कि would you like to marry me। कोई जवाब नहीं देती, एक सूरी स्टेप और ऊपर जाती है और फिर उसको यूं करके टर्न कर देखती है तो उसका प्रोफाइल आता है। फिर वो कहता है कि I know I'm not a smart man but I still know what love is। I still know what love is। मैं एक मुकम्मल इंसान नहीं हूं, स्मार्ट नहीं हूं, मैं थोड़ा सा हैंडीकैप हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि प्यार क्या है। कंटेंट्स आर बिल्ट लाइक दैट। बिल्कुल। दुनिया के अंदर जैसे एक फिल्म थी द प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स के अंदर बटलिंग कास्टर सही और जैक पैलेंस, ये दोनों एक्टर हैं और लड़ाई होती है। वो प्रोफेशनल्स के अंदर ये दिखाया है कि किराए के फौजी होते हैं। बटलिंग कास्टर उसमें होता है जैक पैलेंस एक लड़की को अगवा करके लेके जाता है। वहां डायलॉग ये बोलते हैं, एक चट्टान के पीछे एक तरफ वो है, एक तरफ वो है, तो वो लड़की को अगवा करके ले जाता है। जाहिर है बटलिंग कास्टर जो था वो पैसे लेके इससे लड़ने आया था, तो वो कहता है डाइंग फॉर मनी इज
foolish. Dying for money is foolish. foolish. इसलिए तुम किराए के, Yeah. तो वो वहां से जवाब देता है अपने पिस्टल को यूं करके कि dying for women is more foolish. So these are small dialogues. जैसे मुगल आजम में दिलीप कुमार और मधुबाला के जो इश्क होता है उस पे जो उस अकबर आजम डायलॉग बोलते हैं कि अनारकली सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। बिल्कुल। उस लाजवाल मोहब्बत की और अकबर आजम का चाहो जलाल, पृथ्वीराज राज कपूर के वालिद ने वो रोल अदा किया था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आइकॉनिक फिगर। उसने कहा कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। दैट काइंड ऑफ कंटेंट इज लैकिंग। अब वो कंटेंट नहीं, बिल्कुल, ऐसा इसलिए नहीं है। अब वो लिटरेचर नहीं है। बिल्कुल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनीथिंग इज कंटेंट। This cameras, it's okay, that's great. This technology, this animation, this making faces like you. But the main आपके अंदर क्या है? अंदर क्या है? लिटरेचर क्या है? क्या है? जब लिटरेचर को आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो कंटेंट आपका नहीं बनेगा। आपका कंटेंट नहीं बनेगा तो आप लाखों डॉलर की फिल्म बना लें, उसका कोई फायदा नहीं। सर, जो आजकल टर्किश ड्रामास आए हुए हैं, चल रहे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? अर्तुगरुल जैसे, तो आप क्या समझते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑडियंस पे? किस तरह आप ये बात करेंगे कि मुझसे क्या पूछेंगे आप? ये नहीं। people are glued to the television. They have accepted it. वो बहुत बुरी तरह उन्होंने पसंद किया है। और जाके बताया ऑटोमन एम्पायर की एक हिस्ट्री बताई, एक सक्सेस बताया कि तुर्क सुल्तानिया में, तुर्की में क्या होता था, क्या हुआ हिस्ट्री के अंदर, और दिखाया इन गॉर्जियस में, in a very gorgeous, it's a very very huge production, very very expensive production. People are taking it. देखिए, मुझे और आपको कोई चीज पसंद आए doesn't make any difference. अवाम ultimate are the people are liking it. और आप इसके बाद देखिएगा there will be more dramas of Turkish के ड्रामे जो हैं उनकी production qualities are very very good. And due to what? It's the content. पुर्तगाल हमने क्यों नहीं सोचा, या हॉलीवुड ने क्यों नहीं सोचा? जिन्होंने सोचा कंटेंट को लेकर सोचा ना, तो इसलिए आप देख लीजिए कि मतलब जिस अंदाज से वो पॉपुलर रहा, और एक उसके रेटिंग्स देख लीजिए, तो उन्होंने तमाम ड्रामे को उठा के बंद कर दिया, डब्बे में बंद कर दिया इन ड्रामों को, इसलिए कि हिस्टोरिकल चीज थी मुसलमानों की। अब दिखाया था हाउ ग्रेट टर्क्स वे, ऑटोमन एम्पायर के अंदर क्या ग्रेटनेस थी। That's the thing. And production quality is also immaculate. सर, तो आपको जर्नलिज्म में काफ़ी साल हो गए हैं, तो ऑब्वियसली जब आपने स्टार्ट किया होगा तो आपने कैसे मैनेज किया? मतलब टफ सिचुएशंस आती होंगी, फैमिली प्रेशर, एवरीथिंग। तो लाइक सर, आपकी जर्नी कैसी रही? या मैं आई एंजॉयड इट। अच्छा, आई एंजॉयड इट, लेकिन उससे ये हुआ कि जो मेरी फैमिली लाइफ थी मुतासिर, माई फैमिली लाइफ वॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं रात को आता था तो मेरे बच्चे सो रहे होते थे। तो बहुत टफ जॉब। और जब मैं सुबह सो के उठता था तो बच्चे स्कूल में होते थे, तो संडे को मिलता था एक दिन, तो उसमें भी ये होता था कि ऑफिस जाना होता था। सो इट वॉज सो चैलेंजिंग। हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये कि मैं बड़े बड़े वज़ीर आज़म, प्रेसिडेंट्स के साथ बाहर के दौरे पे गया, VIP बन के गया, काम किया। कारगिल वॉर मैंने 31 दिन कवर की। उस जमाने में 1999 का वर्ल्ड कप हो रहा था। क्रिकेट मेरा पैशन था, लेकिन उसके बावजूद मैं गया और बड़ी ही एडवर्स सिचुएशन में रिपोर्टिंग की। बहुत ही मतलब इंडियन बॉम्बार्डमेंट हो रही थी रोज बॉर्डर पे। मैं भिम्बर सेक्टर में था और सोमियानी सेक्टर जिसे कहते हैं, और एक डेंजरस ट्रैवल के साथ मैं गया। और अल्लाह का करम ये रहा कि अपने अंदाज से काम किया। और एक मरतबा ये हुआ कि मुझे ये पता था लाइन ऑफ कंट्रोल की एक अजीब सिचुएशन ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल आपको पता नहीं चलता कि आप किस एरिया में, वेदर यू आर स्टैंडिंग इन पाकिस्तान साइड और वेदर यू आर स्टैंडिंग इन इंडियन साइड। इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं शोबिज़ राउंड अप। सर प्लीज अपना कंटिन्यू मैं कीजिए। ये कह रहा था महम कि जब कारगिल किले में गया तो वहाँ नाइल ऑफ कंट्रोल तो बनी हुई नहीं है, इसलिए कि वहाँ पता ही नहीं चलता था कि इंडियन साइड कौन सा है, पाकिस्तानी साइड कैसा अच्छा। है। वहाँ एक गांव था बड़ो में उसने इंडियन ने फायरिंग की, 7 या 8 लोग मर गए थे, उसमें बच्चे भी थे, तो बड़ा तकलीफ था। मैं कवरेज करने के बाद थक गया तो मैं बैठा हुआ था एक पत्थर के ऊपर, अच्छा कैमरामैन शॉट्स ले रहा था तो बैठा होता, तो वहां से एक देहाती गुजरा, उसने कहा बाबूजी ऐसे क्यों बैठे हो? मैंने कहा ऐसे ही मैं थक गया हूँ। कहने तेनू पता है? मैंने कहा क्या? कहने तेनू पता है तुसी जिथे बैठे हो वो दुश्मन का इलाका है, मैं इंडियन साइड पे बैठा हुआ था। ओ माय गॉड, मैंने कहा एकदम देखा, एक तो गर्मी पसीना था और मुझे पसीना आ गया। खैर मैंने आराम से इधर आ गया जहां वो खड़ा हुआ था। मैंने कहा अब तो सही है ना? कहले हाँ ऐसे सही है। तो मैंने कहा पता ही नहीं चलता, लाइन ऑफ कंट्रोल को ऐसे ही खींच दिया गया था। अच्छा। और पता ही नहीं चलता वहाँ इतना ज्यादा मिक्स है। तो ये एक चैलेंजिंग होता, लेकिन उसपे एक थ्रिल था। कारगिल वॉर के अंदर जो कवरेज की मतलब रियली एक चैलेंजिंग था, बहुत ज्यादा चैलेंज। चलें, इसी के साथ आपसे गपशप का सिलसिला जारी रहेगा अपने अगले एपिसोड में। मुझे महम नदीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।